हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे कि कुंडली में नौतारा चक्र को देखा कैसे जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और जो कुछ प्रचलित विधियां हैं या प्रचलित जो मत हैं उसमें एक दो कमी जो मैंने पाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेकिन सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ये होता क्या है, इसका उपयोग क्या है। देखिए कि दो तीन तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेबिलिटी होती है, यानी कि जैसे जब कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें भी देखा जाता है कि पार्टनर से दूसरे पार्टनर के बीच संबंध कैसा आ रहा है नक्षत्र वाइज। उसी तरीके से पार्टनरशिप के लिए भी इसका यूज किया जाता है कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं उसके साथ तालमेल कैसा रहेगा। और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग दशा में किया जाता है कि एक ग्रह जिसकी महादशा है और जिसकी अंतर्दशा है उन दोनों के बीच नक्षत्र वाइज कैसा संबंध है। देखिए कि संबंध ये होता क्या है, जैसे आपको याद होगा कि हम जब ग्रहों के संबंध देखते हैं कि जैसे एक ग्रह दूसरे ग्रह से नवम पंचम बैठा है, कि 2-12 बैठा है, कि 3-11 बैठा है, इस तरीके का संबंध हम देखते हैं। वैसे ही बताया गया कि नक्षत्रों का भी संबंध देखना चाहिए कि एक ग्रह जो कि किसी नक्षत्र में बैठा है और दूसरा ग्रह जो किसी नक्षत्र में बैठा है उन दोनों के जो दूरी है वो कितने नक्षत्रों की दूरी है। तो देखें कि इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आपको एक टेबल दिख रही होगी, ठीक है। इस टेबल में ये माना जाता है कि जो भी आपका ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है, सबसे पहले तो हम जैसे एक कॉम्प्लिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास पार्टनरशिप के लिए पूछने आया, मतलब कि मैं इस व्यक्ति के लिए या इस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति का चंद्र नक्षत्र देखना होगा। तो जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है उसको हम जन्म कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का भरणी नक्षत्र है, तो भरणी नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र हुआ, ठीक है। अब भरणी से जब हम गिनेंगे और मान लीजिए जिसके साथ उसको पार्टनरशिप करनी है उसका मृगशिरा नक्षत्र है, तो भरणी से जब हम गिनेंगे तो भरणी भरणी के बाद आपका आएगा कृतिका, कृतिका के बाद आपका रोहिणी आएगा और रोहिणी के बाद जो चौथा नक्षत्र पड़ेगा वो मृगशिरा पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि वो चौथा नक्षत्र है और टेबल में देखिए आपको दिख रहा होगा कि चौथा नक्षत्र छेम होता है, तो छेम नक्षत्र को अच्छा बताया गया है। सिर्फ तीसरा, पांचवा और सातवां जो नक्षत्र है उसको अच्छा नहीं बताया गया है। तो ये तो एक बात हो गई कि इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा गुणा गणित नहीं करना है, सिर्फ अपने जन्म नक्षत्र से काउंट करना है जिस भी व्यक्ति के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है या विवाह में देखा जाता है। अच्छा देखिए, सिर्फ इसी आधार पर इसका निर्णय नहीं होता है। ये जैसे कि पार्टनरशिप करने के लिए उसका सिर्फ एक पॉइंट है। जैसे बिजनेस की पार्टनरशिप बहुत तरीके से देखी जाती है, उसके लिए 11वां भाव, सप्तम भाव और पंचम भाव तमाम चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो ये उसमें एक पॉइंट है। ऐसे कुंडली मिलान में ये सिर्फ एक पॉइंट है। मान लीजिए कि इसके अनुसार कुंडली ना मिले तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कुंडली को मना कर दिया जाए। तो ये सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो टेबल के अनुसार आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भी तीसरी तारा होगी, जो भी पांचवी तारा होगी और जो भी सातवीं तारा होगी उसको अच्छा नहीं माना जाता है। फिर आगे अभी हम इसको दशा पे भी बात करेंगे कि क्या इसमें दशा में कैसे देखा जाता है, कौन से इसमें कुछ एक गलतियां रह गई हैं जिसको लोगों ने नहीं बताया है, तो उसको भी आपको समझना चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखिए कि जैसे इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जन्म नक्षत्र का मतलब होता है कि जैसे जन्म नक्षत्र को ना तो शुभ में लिया गया है ना तो अशुभ में लिया गया है। ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो ये तो जन्म नक्षत्र होता है। उसके बाद जन्म के बाद संपत्ति आता है जिसमें धन संपत्ति के लिए देखा जाता है। विपत्त थोड़ा सा शत्रुओं से संबंधित होता है, विपत्ति आ जाएगी। क्षेम में सुख की प्राप्ति के लिए देखा जाता है। फिर उसके बाद जन्म संपत्ति विपत्ति क्षेम प्रत्येटी में आपका जैसे कि कुछ एक ऑब्स्टेकल आ जाना, कुछ परेशानी आ जाना, ये देखा जाता है, ठीक है। साधक किसी काम को पूरा होने को दिखाता है। फिर सातवां वध यानी कि वो भी परेशानी को दिखाता है। फिर मित्र की तारा होती है जिसमें कि व्यक्ति के हो सकता है खूब अच्छे मित्र बने, इंजॉयफुल समय होता है और अति मित्र भी बढ़िया माना जाता है, लोगों का सहयोग मिलता है। तो मोटा माटी इसका ये अर्थ है। आप इसको एक अगर आप जनरल उसमें देखना चाहते हैं तो शुभ अशुभ में डिवाइड कर सकते हैं कि जन्म नक्षत्र मिक्स नक्षत्र है और बाकी जो तीसरा पांचवा सातवां इनको छोड़ दिया जाए, ये तीसरा पांचवा सातवां खराब में माना जाएगा और बाकी सब शुभ में आएंगे। तो मोटा माटी आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। अच्छा देखिए कि दशा में इसका क्या उपयोग है। तो देखिए कि दो तरह से इसका दशा में उपयोग किया जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन फिर भी मैंने उसमें
समझाने की कोशिश की थी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मतलब मेरा जो दशा का प्लेलिस्ट है, आप उसको ज़रूर से देखिए। उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे दशा का महत्व क्या होता है, दशा कैसे काम करती है। तो आज उसके आगे का भाग है। जैसे उसमें मैंने ये बताया था कि जैसे आपका, जैसे अभी हम कॉम्प्लेबिलिटी चेक कर रहे थे, वैसे ही मान लीजिए कि जैसे किसी का मान लीजिए कि कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो चंद्रमा मान लीजिए उसका कृतिका नक्षत्र में है, और मान लीजिए कि किसी ग्रह की महादशा आने वाली है, ठीक है, और किसी ग्रह की, जिस ग्रह की महादशा आने वाली है वो मान लीजिए कि रोहिणी में बैठा है, तो इसका मतलब ठीक उसके अगले नक्षत्र में बैठा है, तो हम जन्म और जन्म के बाद संपत्ति काउंट करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि उस पूरी दशा में वो संपत्ति के लिए अच्छी जाएगी। तो ऐसा एक बिलीव होता है, ये दशा को देखने का एक पॉइंट होता है। कहने का मतलब है कि आप एक तरीके से अपने ग्रहों को भी चेक कर लीजिए कुंडली में कि वो आपके जन्म नक्षत्र से कहाँ पर स्थित हैं, और उस अनुसार भी दशा का फल कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुभ अशुभ तक रहता है, मतलब व्यक्ति का इस पे, व्यक्ति के जीवन में मन पे प्रभाव आता है। जैसे मान लीजिए कि लग्न नक्षत्र से आपने देखा कि कोई ग्रह मान लीजिए विपत्त में बैठा है, और जन्म नक्षत्र से भी आपने काउंट किया तो वो आपने प्रत्यरी में पाया, तो ये थोड़ा सा उस दशा में व्यक्ति को हो सकता है कि थोड़ा सा मानसिक सुख ना रहे, कोई काम बनने में उसको बाधा है, क्योंकि दशा का जो बाकी फैक्टर है चेक करने का, वो अपने आप एज इट इट रहेगा। मतलब जो दशा के मैंने पहले नियम बनाए थे, ये उसको ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो भी नियम मैं बता रहा हूँ नौतारा वाला, वो बाकी नियम को फेल कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कोई दशा आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, लेकिन आपने इस विधि से पाया कि उसका जो संबंध है आपके चंद्र नक्षत्र से या फिर लग्न के नक्षत्र से वो बेहतर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस जो अच्छी दशा जाने वाली है, वो जो उसका अच्छापन या शुभत्व प्राप्त करना है, उसमें कुछ एक परेशानी आ जाएगी बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हो गई महादशा के बारे में बात। अब देखें कि जैसे हमने दो व्यक्तियों के बीच संबंध देखा था, ऐसे ही हम महादशा नाथ और अंतर्दशा नाथ के बीच भी संबंध देखते हैं। इसको कैसे देखा जाए? देखें कि आजकल सॉफ्टवेयर निकाल के दे देते हैं, लेकिन मैनुअली इसको कैसे गणना किया जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखें कि आपको जैसे ये जो चार्ट दिख रहा है, ये महादशा का क्रम है। इसको निकालने के लिए मैनुअली आपको ये दशाक्रम याद होना चाहिए कि जैसे पहली दशा जो होती है वो केतु की होती है, उसके बाद शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर उसके बाद मंगल की, राहु की, फिर आपका आता है गुरु, शनि, और फिर उसके बाद बुध की दशा आती है। ये दशाक्रम आप याद कर लीजिए, तो ये मतलब जो मैं बताने जा रहा हूँ निकालने में आपको सहायक होगा। अब देखें कि आपको एक दूसरी टेबल दिख रही होगी, इसमें मैं एक उदाहरण देकर के बताऊंगा कि इसको कैसे देखा जाता है। देखें कि जैसे एग्जाम्पल में मैंने मान लिया कि किसी जातक की बुध में शनि की दशा चल रही है, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ देखना है कि बुध किसके नक्षत्र में बैठा है। मान लीजिए कि इस कुंडली में जो इनका बुध बनता है वो कृतिका नक्षत्र में बैठा है, ठीक है, हमने कृतिका नक्षत्र मान लिया। अब आपको कृतिका नक्षत्र का स्वामी पता होना चाहिए। जैसे जब भी आप चार्ट कुंडली किसी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं मोबाइल में, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ग्रह जिस नक्षत्र में गया उसका जो स्टार लॉर्ड है या जो नक्षत्र स्वामी है वो कौन सा ग्रह बना। तो जैसा कि कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य बनता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुध, मान लीजिए किसी कुंडली में बुध में शनि की दशा चल रही है और बुध कृतिका नक्षत्र में है, यानी कि वो सूर्य के नक्षत्र में है, ठीक है। इस सूर्य को हमने पकड़ लिया। उसके बाद जो शनि है वो मान लीजिए कि मूल नक्षत्र में है, तो मूल नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य आ गया, और जो शनि का नक्षत्र है उसका स्वामी आपका जो है वो केतु आ गया। हमको बस यही दोनों का काम था। हम अब क्या करेंगे, सूर्य से और केतु तक गिनेंगे। तो इस सारणी में अगर आप गिनेंगे तो सूर्य को आप जन्म मानेंगे, तो जब सूर्य से गिनेंगे, मान लीजिए कि सूर्य पहला है, तो सूर्य के बाद किसकी दशा आएगी, वो चंद्रमा की आएगी, तो चंद्रमा दूसरा होगा। फिर चंद्रमा के बाद आपका मंगल, राहु, और ऐसे करके जब आप गिनेंगे और केतु पे जाएंगे तो आपको 8 की संख्या प्राप्त होगी। तो अभी जो उस टेबल में हमने बात की थी, जो जहाँ पे 8 संख्या लिखी थी, वो मित्र तारा की दशा थी, तो उसको मतलब कि उसको मित्र तारा कहा गया। तो इसका मतलब कि जो महादशा नाथ है और जो अंतरदशा नाथ है, उन दोनों के बीच जो म्यूचुअल संबंध है ये बढ़िया संबंध को दिखा रहा है। सिर्फ इसका इतना मतलब हुआ। अभी इसका दशा का क्या फल होगा इस पर मैंने कोई बात नहीं की है। तो कहने का मतलब है कि ये सिर्फ महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ के बीच का संबंध दिखाता है। तो ऐसे ही आप इसको निकाल सकते हैं। कोई भी ग्रह जिसका भी आपको उदाहरण लेना है आप उसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह कुंडली में किसी का ज्येष्ठा में बैठा है, ठीक है,
तो ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का स्वामी बुध होता है। और मान लीजिए कि दूसरा ग्रह है जिसकी दशा चल रही है वो पूर्वाषाढ़ा में बैठा है, तो पूर्वाषाढ़ा का स्वामी केतु होता, वो शुक्र होता है। तो आप बुध से शुक्र तक गिनेंगे और बुध से शुक्र तक जो भी संख्या आएगी उस सारणी में वो संख्या जो इंगित कर रही होगी वही मतलब कि उन दोनों के बीच का संबंध होगा। तो इस तरीके से आप इसको गिन सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। आप चाहे तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उदाहरण को एक दो बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखें कि अब हम अपने काम की बात करते हैं। ये तो हमने निकाल लिया कि देखें, एक बात आप अपने मतलब जहन में, दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सिर्फ हमने संबंध निकाला है कि दो व्यक्ति के मध्य का संबंध कैसा है, म्यूचुअल संबंध कैसा है। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए इसका जो मिसयूज है या ये कब फेल हो जाता है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में छठे भाव की स्वामी की दशा है। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में यही जो हमने उदाहरण लिया था कि बुध में शनि, ये दोनों ग्रह एक बार के लिए मान लीजिए कि छठे और आठवें के स्वामी बनते हैं। आपने मेरा दशा वाला जो दशा का पहले का जो वीडियो था जिसमें मैंने सहधर्मी की बात की थी, तो पराशर जी ने बताया है कि जैसे छठे भाव के स्वामी की महादशा में आठवें भाव के स्वामी की अंतर्दशा अच्छी नहीं जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कुंडली में बुध और शनि की दशा चल रही है। ठीक है, ये दोनों ग्रह कुंडली के मतलब एक तरीके से कारक ग्रह नहीं बनते हैं। अब आपने संबंध देखा और मान लीजिए इन दोनों ग्रह में आपको मित्र का संबंध मिल जाए या फिर संपत्ति का संबंध मिल जाए, जो भी संबंध अभी मैंने शुभ संबंधों की बात की थी, तो आप एक बार को खुद सोचिए कि दोनों ग्रह जो कि कुंडली के आकारक ग्रह हैं, जो कि जिनका काम है कि वो आपको गिराएंगे, आपको कष्ट पहुंचाएंगे, और फिर उन दोनों ग्रह के मध्य संबंध भी हो गया, तो इसका मतलब कि ये और ज़्यादा मतलब दोनों ग्रह अब मिलकर के काम करेंगे और ये दशा मतलब कि और ज़्यादा खराब जाने की संभावना है। क्योंकि जो भी हम तारा निकाल रहे हैं ये सिर्फ दोनों ग्रह के संबंध को दिखा रहा है, ना कि वो दोनों ग्रह किस तरीके का रिजल्ट देना चाहते हैं इसको दिखा रहा है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में किन त्रिकोण की दशा है या त्रिकोण के स्वामी में त्रिकोण के स्वामी की दशा है, इस तरीके से इसको समझिए और उन दोनों के मध्य संबंध मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी कुंडली में जैसे कि छठे के स्वामी की दशा चल रही है, 12वें के स्वामी की अंतर्दशा चल रही है, तो कायदे का नियम यह है कि उन दोनों के मध्य संबंध ना मिले। कहने का मतलब है जो बुरे संबंध बताए गए हैं, यानी कि जो विपत्त का संबंध है या फिर प्रतरी का संबंध है या फिर वध का संबंध है। जैसे किसी कुंडली में जब छठे में 12वें की दशा चलेगी तो वो दोनों ग्रह यदि अच्छे संबंध भी बना करके बैठेंगे तो वो फिर तो जातक का अच्छे से बंटाधार कर सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी ऐसी दशा चल रही हो तो उसमें प्रायः जो अच्छे संबंध नहीं बताए गए हैं उन्हीं का मिलना बेहतर होता है। तो इससे क्या होगा कि जो परेशानियां हैं, जो वो दशा नाथ आपको देना चाहता है, अंतर्दशा नाथ देना चाहता है, वो परेशानियां थोड़ी कम आएंगी। और ऐसे ही मान लीजिए जैसे कि केंद्र के स्वामी की दशा है, फिर त्रिकोण के स्वामी की उसमें अंतर्दशा आ गई। ठीक है, आपने इन दोनों के मध्य संबंध देखा, मान लीजिए आपको प्रत्यरी का संबंध मिला, विपत्त का संबंध मिला, मतलब अच्छे तारा का संबंध नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे कोई माता है, कोई पुत्र है। ठीक है, उन दोनों के मध्य म्यूचुअल रिलेशन अच्छा नहीं है, संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन क्या कोई माता अपने पुत्र का बुरा चाहेगी? तो नहीं। कोई पुत्र अपनी माता का बुरा चाहेगा? तो नहीं। तो कहने का मतलब है वो जो देना चाहते हैं उसमें यदि मान लीजिए कि तारा बुरी आ गई, दो अच्छे भाव के स्वामी की जब महादशा या अंतर्दशा हो उसमें अगर आपको बुरी तारा आ गई तो कहने का मतलब है वो शुभ फल मिलने में कुछ एक परेशानी हो सकती है, लेकिन वो दोनों ग्रह आपको शुभ फल देंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए यही मान लीजिए कुंडली के आकारक ग्रह की दशा है और उन दोनों के मध्य शुभ संबंध आ गया तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। यानी कि दो लोग जो आपके दुश्मन भी थे वो दोनों ग्रह जाकर के मित्र बन गए, या दोनों में अच्छा संबंध हो गया तो वो आप मिलकर के आप परिवार करेंगे। तो इसको सिर्फ इतने तक रखना है, इसका और कोई यूज नहीं है। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ कि बहुत लोग जो इसको देखते हैं और आजकल पराशर लाइट भी फट से दे देता है। अभी हम उदाहरण कुंडलियों पर भी बात करेंगे, तो इसको सिर्फ आप यहाँ तक रखिए कि दोनों ग्रहों का हमको सिर्फ इससे संबंध पता चल रहा है, वो क्या रिजल्ट देना चाहते हैं। जो कुंडली के जो बाकी फैक्टर हैं जैसे कि वो केंद्र का स्वामी होगा, वो त्रिकोण का स्वामी होगा, वो कैसे नक्षत्र में बैठा है, उसके नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हैं, ये सब पर हमने अपने दशा के वीडियो में बात की है। आप उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए ये तारा के संबंध के बारे में मतलब मैंने वीडियो में बात ही नहीं की थी। मतलब कोई इतना इसका रिजल्ट मुझे तब बस देखना होता है जैसे मान लीजिए कि किसी कुंडली में राजयोग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, और मान लीजिए कि केंद्र त्रिकोण जैसे मान लीजिए कि किसी का आप मीन लग्न ले लीजिए, मीन लग्न में गुरु में मंगल की दशा आ जाए
तो मंगल जैसे कि उस लग्न में त्रिकोण का स्वामी बनता है, गुरु भी एक तरीके से लग्न का स्वामी बनता है, ठीक है, और गुरु दशम भाव का स्वामी बनता है, तो ये केंद्र त्रिकोण की दशा होगी। तो उसमें मैं एक बार को जरूर जांच लूंगा कि दोनों ग्रह का आपसी संबंध कैसा है नक्षत्र वाइज। और देखें कि संबंध सिर्फ नक्षत्र वाइज नहीं होता है, संबंध भाव के तरह भी देखा जाता है। जैसे दोनों ग्रह नवम पंचम बैठे हैं, या फिर 3 11 बैठे हैं, 2 12 बैठे हैं, छठे आठवें बैठे हैं, 4 10 बैठे हैं, इसको भी है। तो आप दोनों तरीके से इसको काउंट करें कि नक्षत्र के तरीके का संबंध क्या आ रहा है, फिर ग्रह की म्यूचुअल पोजीशन का संबंध क्या आ रहा है, फिर दोनों ग्रह यदि कुंडली के कारक ग्रह हुए, अच्छा फल देने की ओर इंगित कर रहे हैं और उन दोनों में अच्छा संबंध भी मिल जाए तो ये बहुत अच्छा। दोनों ग्रह अकारक हैं तो उसमें मनाइए कि अच्छा संबंध ना मिले। तो इस तरीके से इसकी गणना की जाती है। अब देखें कि हम एक उदाहरण कुंडली पे भी बात कर लेते हैं। देखें कि जैसे आपको एक कुंडली दिख रही होगी, इस कुंडली में देखिए कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो वृश्चिक लग्न में इनका हुआ क्या कि इनके साथ जो दशा इनकी शुरुआत हुई बुध में शुक्र की, वो वही सन 2016 के अंतिम में चली, ठीक है। तो मोटा माटी पहले हम इस दशा को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इस दशा में क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले देखिए कि चूंकि बुध में शुक्र की दशा है, तो हम बुध को देखेंगे तो कुंडली में बुध कारक ग्रह नहीं माना जाता है वृश्चिक लग्न के लिए, वो अकारक ग्रह बनता है, क्योंकि वो 8वें भाव और 11वें भाव का स्वामी बनता है। उसके बाद जो शुक्र है वो भी 12वें भाव का स्वामी बनता है। तो अगर आप पराशी ज्योतिष से देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि यदि अकारक ग्रह की दशा आ जाए और दोनों ग्रह यानी कि अकारक ग्रह की दशा में ही अकारक ग्रह की अंतर्दशा हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कि इसमें एक 8वें भाव के स्वामी की दशा है और 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा है। नॉर्मली शुक्र में बुध या बुध में शुक्र की दशा बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन चूंकि इसमें लॉर्डशिप अच्छी नहीं मिली है, और अगर आप पोजीशन भी देखेंगे तो क्योंकि 8वें भाव से बुध 9वें गया है और 12वें भाव से शुक्र पंचम गया है, तो ये अपने भाव से भी सही पोजीशन पे बैठे हैं। तो बुध यहाँ पर 11वें भाव का फल कम देगा, बजाय कि ये 8वें भाव का फल ज्यादा देगा, और उसमें भी द्वादशेष की दशा भी आ गई। तो कुछ थोड़ा सा देख करके ठीक नहीं लगता है कि दशा में कुछ अच्छा हुआ होगा। खैर, दशा को एनालिसिस करने के और भी प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन मोटा माटी परासी ज्योतिष का नियम लगा के आप इतना जानकारी देख सकते हैं। बाकी जो अन्य नियम है वो इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, घटा देंगे। खैर, अब हम दशा पे चलते हैं और संबंध की बात करते हैं। तो देखें कि इनकी जो बुध में शुक्र की दशा थी, ये करीब करीब वही दिसंबर, ये आपको दिख रही होगी कि इसमें देखिए परम मित्र लिखा हुआ है, दिसंबर 2016 से आरंभ हुई। और इन दोनों ग्रह के मध्य यानी कि बुध से जब शुक्र तक आप गिनेंगे तो इन दोनों ग्रह की जो तारा आएगी वो परम मित्र की तारा आएगी। ये सॉफ्टवेयर निकाल के दे देता है, लेकिन अब देखें कि एक तो दोनों ग्रह कुंडली के आकारक ग्रह जो कि अच्छा फल देने वाले कुंडली में बिल्कुल भी नहीं थे। ऊपर से इन दोनों ग्रह की जो तारा निकली वो भी एक तरीके से आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। वो तारा, ऐसा नहीं है कि वो तारा एक दूसरे का विरोध कर रही हो। तो इसका मतलब कि दोनों ग्रह एक तो कुंडली के अच्छे भाव के स्वामी भी नहीं थे, बुरा फल देने वाले थे। ऊपर से हुआ क्या कि वो दोनों ग्रह का संबंध भी अच्छा मिल गया, यानी कि दोनों ग्रह अब वही जो मैं भी बता रहा था कि मिलकर के अब वो कुछ भी अगर एक तरीके से बुरा करना होगा तो मिलकर के बढ़िया से कर पाएंगे। तो इसमें घटना क्या हुई इसको सुन लीजिए थोड़ा सा, कि इसमें हुआ क्या कि जातक एक बढ़िया सा जॉब करते थे, लेकिन उस समय इनका कुछ प्रेम संबंध चल रहा था। लेकिन कुछ एक दिक्कत के कारण, गलतफहमी कह लीजिए, क्योंकि देखिए 5वें भाव में राहु जुपिटर भी बैठा है, तो एक तरीके से कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और उसके बाद जब ये इनकी जो साथी थी, यानी कि जो एक तरीके से गर्लफ्रेंड कह लीजिए, कि वो दूसरे से उनका लगाव हो गया, तो जिस ऑफिस में रहते थे उसी में ये सब चल रहा था, तो इनसे ये चीज देखा नहीं जा रहा था। तो इसी के चलते इन्होंने वहां से एक तरीके से इस्तीफा दे दिया और ये घर चले आए। तो ये उस समय घटना हुई। चूंकि दोनों ग्रह एक तरीके से आपका चौथे भाव में बैठे हैं, चौथे भाव से हम घर को भी देखते हैं, तो ये तो दिखा रहा है कि घर संबंधित कुछ होना चाहिए। दोनों ग्रह एक तो भोग के कारक ग्रह हैं, भोग भाव में बैठे हैं, तो उस समय वो जातक से काम कैसे करने दे सकते थे कि जातक काम करे, तो इस वजह से इनको घर पे रहना पड़ा। और थोड़ी बहुत क्योंकि इनको ज्योतिष की जानकारी भी थी, ये जब मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि सर
मेरी परम मित्र तारे की दशा थी, हम कहे तो और खराब हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे बाकी में वध लिखा है या विपत लिखा है, अगर यही तारा होती तो ये इतना बुरा ना होता। मतलब ये छोटा सा मैं पॉइंट बता रहा हूँ, बुरा तो तब भी होता लेकिन जब दोनों ग्रह में संबंध नहीं होगा। अब दोनों ग्रह आपको बुरा फल देना चाहते थे और उन दोनों ग्रह में अच्छा संबंध भी हो जाए तो ये कैसे अच्छा जा सकता है। खैर ये तो एक बात हो गई। अच्छा, इसका मैं अभी और आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे हाँ, ये देखिए, ये जो अभी मैं कह रहा था कि हर ग्रह की दशा, जैसे इनकी बुध की दशा चल रही है, तो एक तरीके से अभी मैं बता रहा था कि तारा देख लेनी चाहिए कि वो चंद्रमा से किस तारे में है और लग्न से किस तारे में है। तो जैसे मान लीजिए कि बुध से बात करें तो बुध से अगर हम देखेंगे कि लग्न से बुध किस नक्षत्र में गया तो यहाँ पर मित्र लिखा है। और अगर आप चंद्रमा से देखेंगे तो जन्म लिखा है। तो जन्म का फल तो है कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। लेकिन लग्न से बुध अच्छी तारा में गया है तो इसका मतलब कि यहाँ पे मित्र लिखा है, तो इस दशा में कोई और जो भी घटना होगी वो तो होगी, दशा का फल मिलेगा, लेकिन इस दशा में आपके अच्छे मित्र बनेंगे, आपका मन थोड़ा-सा प्रसन्न रहेगा। इसका सिर्फ़ एक फैक्टर इससे भी एनालिसिस किया जाता है कि चंद्रमा से और लग्न से वो ग्रह किस नक्षत्र में गया है, उसका संबंध क्या आ रहा है। तो अगर हम इसको सम अप करें तो सीधा-सा है कि आप कभी भी तारा का जो संबंध होता है, जो यहाँ पर लिखा रहता है, तो फट से निकल आता है पार्शियल लाइट में, तो इसको देख कर के दशा का एनालिसिस ना करें। हमेशा ये देखें कि वो दोनों ग्रह कैसा फल देना चाह रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र बुध कुंडली के अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, त्रिकोण के केंद्र के स्वामी होते, और उसके बाद वो दोनों ग्रह संबंध उनका अच्छा होता है, जैसे मित्र का संबंध होता, क्षेम का संबंध होता, संपत्ति का संबंध होता, तो ये बहुत बढ़िया होता है कि दोनों ग्रह अच्छा फल देना चाहते हैं और संबंध भी अच्छा मिल गया। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी तारा संबंध देखते वक्त ये जरूर पहले जांच लीजिए कि वो दोनों ग्रह वास्तव में देना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद आप जो उसके फल है उसको तारा संबंध को देख करके कहें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।